आपके बारे में तो हम लोग जानते हैं, आपके फैन है, लेकिन आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, अगर ये पहले थोड़ा बताते हैं आप, क्योंकि मैं सर आपको जानता हूँ अनुराग सर के थ्रू से, मतलब उनकी फिल्मों के थ्रू से पहले, सबसे पहले आपसे परिचय हुआ। तो आप बताएं, आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की सर? So, I grew up in Matunga, this suburb in central Bombay, and there, as you know, there were cinema halls nearby. To the left of me, right of me, very old ones, Aurora Talkies, Chitra Talkies. So yeah, so films would play there, and we would all go and watch and regularly. And after a while, I started realizing that I could go and watch films on my own. So that is where it started. But obviously, I never had the courage to tell my parents that, this is what I wanted to do. But one fine day, it just felt like there is nothing else that I can do but, try my hand at making movies. And that's how it happened. And fortunately, तभी वो Passion for Cinema website, that blog, sorry, not a website, was operational, and so many people were writing on it, and I was also one of them, or I could at least had the opportunity to participate with them. So that's how I met Anurag, and that's how then everything like started in a way. सर वो मतलब ये जो माहौल था, आप लोगों ने जो एक इकोसिस्टम क्रिएट किया था, जैसे फैंटम में फिल्में बन रही है एक के बाद एक, कोई मराठी फिल्में बन रही है, फिर रॉन्ग साइड राजू बन रही है, फिर आप हिंदी में भी जो भी बन रही है, मतलब कमाल की एक के बाद एक कंटेंट। तो वो माहौल कैसा था, मतलब जो एक, मतलब इतने वो तो मेकर्स और अलग Yeah, अलग में। I mean, we were just assisting Anurag, and we were just trying out on our own. I mean, this ecosystem was actually created by Anurag. In that sense, he helped us participate, and he made us equal partners in that sense. But I'm not talking about financial partnership, but I'm talking about he gave us enough space to invest ourselves creatively. And he wasn't really a senior director or a mentor or a guide like that. He really he made us his friends, and that is quite unheard of, especially in the industry where it's in that sense quite feudal. But Anurag came and वो सब follow नहीं किया. He just like from day one, it was like हम दोस्त हैं, and that's how he gave us opportunities, and just he went with the flow, and whoever could come along, he took everyone along. So there was no um, क्या कहते हैं कि पार्शलिटी, ऐसे नहीं था कि यार मैं इसको पहले से जानता हूँ, उसको जो भी उसे लगा यार इसमें कोई स्पार्क है तो चलो. So and he took so many people along with him. I mean, whoever also were willing enough, then we could do something. And otherwise also, even if those who didn't want to, उन्होंने भी अच्छा ही किया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट उन्होंने बहुत ही एक कमाल का मतलब यूटोपिया बिल्ड किया था तब, जो अब मतलब सोच के भी लगता है कैसे किया था उन्होंने. सर वो हॉलीवुड में ऐसे एक ग्रुप थी ना, जो स्कोरसेजी थे, जिसमें फिर ब्रायन पामा, ब्रायन डे पामा, हाँ सब लोग थे, तो वैसे ही आप लोगों की भी ग्रुप वैसी थी बॉलीवुड की। हाँ, बस इतना ही फर्क था कि वो वर्किंग फिल्म मेकर्स थे, हम वर्किंग फिल्म मेकर्स नहीं थे. बस उतना ही फर्क था. वो सर काम करते थे, हम लोग बातें करते थे. सर आपकी आपकी जो खुद की फिल्में हैं, और मैं जब देख रहा था, मैं लंच बॉक्स हमने सबने देखी है, तो आप लंच बॉक्स के राइटर है, लेकिन आपकी खुद की फिल्में नहीं जब। नहीं, मैं रंजबॉक्स का राइटर नहीं हूँ, मतलब आई जस्ट रिटन द हिंदी डायलॉग्स. अच्छा रंजबॉक्स के करता धरता सब कुछ रितेश बत्रा ही है. अच्छा मैंने अच्छा बस उनका वो हिंदी डायलॉग्स में हेल्प किया था. अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, वही मैं पूछना चाहता था, मतलब दोनों बहुत ही अलग किस्म की फिल्में हैं, मतलब आपकी जो खुद की फिल्म है वो बहुत ही मतलब। करेक्ट करेक्ट, वो दैट इज रितेश विजन ऑल थ्रू यार. मेरा कुछ ऐसे खास कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें. अच्छा अच्छा। वो सब रितेश ने किया था. सर आपकी फिल्मों का जो खुद का वो एक स्टाइल है, जैसे एक आप फिल्म बनाई थी जो वायाकॉम के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, विकी कौशल के साथ। गीक आउट, गीक आउट. या तो सर उसमें जो एक स्टाइलाइजेशन है, वो मैंने काफी पहले देखी थी, और हाँ. दर्द नहीं होता, काफी आपने उसको यूज किया है, वो स्लो मोशन में करेक्ट करेक्ट. मारना, जो एक हांगकांग फिल्म का स्टाइल है, लेकिन वो भी अपने तरीके से थोड़ा अलग, यस. ये अलग अलग, मतलब अलग अलग एंगल से शॉट को दिखाते रहते हैं, वो आप यूज नहीं करते। तो सर वो आपका वो जो खुद का सिग्नेचर स्टाइल है, जैसे आप खुद भी कहते हो, और आपके फिल्मों में फिल्म का रेफरेंस भी होता है, रे में भी था और मर्द को दर्द को, वो मतलब कैसे डेवलप हुआ, उसकी इसकी कहानी जरा बताए, बैक स्टोरी। आई थिंक वो एक ही है कि जब आप फिल्में बनाने की कोशिश करते हो, पुल्ड इनटू सेवरल डायरेक्शंस. आपको पहले लगता है यार इन्हें ऐसी फिल्में बनानी चाहिए, उस तरह की या इस तरह की.
और आप जिस माहौल में इन्फ्लुएंस्ड होते हो आपको लगता है ये एक ही तरीका है फिल्म बनाने का, बट आई थिंक उसके पार भी मोर देन एनीथिंग एल्स इट इज एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, और उस एक्सप्रेशन में आप अपना वॉइस ढूंढते हो, तो फिर एक एक टाइम मौका आता है, एक टाइम आता है जब आप होपफुली बनाने को जब रेडी होते हो तो आपको पता चलता है यार मुझे किसी और तरीके से फिल्म नहीं बनानी, मुझे अपनी तरीके से बनानी है. And I think when you once you reach that stage, it is not about how good or bad a filmmaker you are, but the moment you have decided that you're going to be doggedly making sure that you're expressing yourself honestly, so then I think you're there. In that sense, I think then you're like a filmmaker and not really a director on hire. जब आप आपने जो एडेप्टेशन आपने जब किया कुछ किसी चीज का, जैसे रे में आपने हाँ एडेप्टेशन, हाँ हाँ हाँ. तो सर वो मतलब कौन सी चीज को रखना है? जैसे आपने तो मतलब आपने पूरी स्क्रीन प्ले को बदल दिया, जो एक्चुअल स्टोरी था, मैं क्योंकि बंगाली में मैंने पढ़ी हुई है, तो सर हमारे बंगाल से काफी आपके स्टोरी को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ है, आपको पता नहीं I know. नहीं वो अच्छी भी बात है, जरूरी भी है. तो सर वो हुआ है बहुत, और लोगों ने कहा कि पूरा कहानी बदल दिया, क्योंकि उसमें वो हीरो कहानी था ही नहीं, वो तो बस करेक्ट करेक्ट के बारे में सुन करेक्ट करेक्ट. ये तो ये मेरा था कि मतलब हमारे माँ के साथ और भगवान के साथ है ना बहुत तू तू वाला रिश्ता होता है. तो कितना भी रेवरेंस हो ना, फिल्म तो आखिर मुझे ही बनानी है. हाँ तो जिसको तो वो बहुत जरूरी था कि आई हैव टू ओन इट. और वो मतलब वो भगवान हो या रे हो या कोई भी हो, मतलब रेवरेंस अपनी जगह है, और जब मैं फिल्म बनाता हूँ वो अपनी जगह है. और एंड इन दैट फिल्म आई हैव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो आई हैव टू एक्सेप्ट. मतलब लोगों को अगर पसंद आई, इवन इफ दे हेटेड इट, दैट इज ऑल्सो फेयर इनफ, बिकॉज वो भी अपने आप को एक्सप्रेस ही कर रहे हैं, और वो भी ऑनेस्टली एक्सप्रेस कर रहे हैं आउट ऑफ लव फॉर समवन दे हैव ग्रोन अप रीडिंग. और ऑब्वियसली अगर मतलब कोई आता है और अपना खुद की मनमानी करता है तो गुस्सा तो आना ही चाहिए, और गुस्सा आएगा भी, और वो एक वैलिड रिएक्शन भी है किसी भी चीज के लिए. लेकिन उस गुस्से के डर से मैं अपना एक्सप्रेशन रोक नहीं सकता, या उस बैकलैश के चक्कर में मैं कोई सेफ फिल्म नहीं बना सकता कि यार चलो उन्होंने जैसी लिखी थी वैसे बना दो, क्योंकि वो वैसे मैं दुनिया नहीं देखता जैसे सर ने, जैसे सत्यजीत रे ने देखी थी. उन्होंने अपने हिसाब से दुनिया देखी थी, और उनकी स्टोरी का जो एक अंश है वो मैं लेके अपने हिसाब से बना सकता हूँ, बट उसका हूबहू वो तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैं हूं नहीं. तो या तो आप मुझे मौका ही मत दो, और मौका दिया है तो मैं अपना ही करूंगा. नहीं सर, मुझे तो तो एक्चुअली इवन आप मुझे आपकी वाली सबसे ज्यादा पसंद आई। आप मेरा रिव्यू भी शायद चेकआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा। thank you so much. And सर but I enjoyed reading all the reviews, huh? Not just the ones that liked it, but also disliked it, and a lot of them who were disappointed also. तो और ये एंथोलॉजी में ये अपॉर्चुनिटी मिलता है ना यार, कि आप बिना किसी डर के आप बना सको, कि मतलब इसके भी स्टेक्स होते हैं, बट यू नो आई कुड जस्ट गो ऑल आउट. तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसके बैकलैश के वजह से इफ आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू रीमेक इट मैं किसी और तरीके से बनाऊंगा, इसी कास्ट के साथ, ये इसी स्टोरी के साथ बनाऊंगा. तो मुझे बड़ा मजा आया. दिस इज वन ऑफ लाइक वेरी ग्रेट मेमोरीज ऑफ being a part of the like an anthology like this, and given an opportunity to see Ray as I want to, जो कि मतलब एक तरह से बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं, मतलब यू नो इट, यू हैव टू बी रियली आउट ऑफ योर माइंड टू tamper with some a legend like Ray. But I didn't think of it at that way. I think any filmmaker would probably want to express himself or herself as one sees it, and not really be bound by the reverence that other people have for the material. तो वो मजा आया मेरे को, and I was obviously ready for the backlash. It wasn't that you know we were under some delusion that हम अपनी मनमानी करेंगे और कोई कुछ बोलेगा नहीं. तो it was, I was ready, and I really loved the reactions. सर मुझे क्या Both the लगा love and कि the आपने जो काम किया है उसमें आपने क्या किया, जो रिलीजियन डॉगमेटिज्म को दिखाया वो सत्यजीत रे खुद अपनी फिल्मों में इसी बार एड्रेस करते थे। अब महानगर में किया उन्होंने, देवी में देवी किया देख लीजिए, है, तो वो आपने जो हर चीज में किया. तो वो था ही नहीं ना, वो आपने जैसे एड्रेस किया वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, और मैंने उसकी मतलब बात भी की। इनफैक्ट जय बाबा फिल्मनाथ में भी किया. एंड जी जी ऑल्सो मतलब ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन है ना कि मतलब सत्यजीत रे में ऑब्वियसली एलिगेंस भी है, पोइट्री भी है, प्रोज भी है, लेकिन उनमें पल्प भी है. ये जो पल्प एलिमेंट ना बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते. जैसे जय बाबा फिल्मनाथ में वो जो नाइफ थ्रोइंग है, हाँ। जो अपना कुमार किला का जो कैमल है, हम्म। मतलब उनमें डिटेक्टिव भी है, चिड़िया खाना है, उनकी जो इमेजरी है उसमें पल्प भी है, और वो बहुत कमाल की पल्प है.
तो आई थिंक आई एक्सेप्टेड दैट लॉट मोर. मतलब जो भूतेर राजा का है, जो अपना गोपी गायन बागा बहन का है, तो वो सब कमाल की इमेजरी है यार. And that is how, and that is what I kind of took from Ray. But I know there is a certain aspect of Ray where वो एक मर्यादा बन जाती है, और एक दहलीज बन जाती है कि आप लाइन क्रॉस नहीं कर सकते. बट वो उनकी प्रॉब्लम है यार, कि उन्होंने उतना ही रे को देखा, या उतना ही रे को एक्सेप्ट कर पाए कि रे बस इतना है. बट आई थिंक जो उस लेवल के आर्टिस्ट होते हैं उनकी कोई बाउंड्री नहीं हो सकती. तो और उनके इंटरप्रिटेशंस की भी कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना वास्ट उनका काम है जो इम्पॉसिबल है फॉर पीपल टू. देयर कैन बी नो अदर रे. तो अगर वो एक है, एक इतनी बड़े रिसोर्स, तो आई थिंक अदर आर्टिस्ट शुड बी टेकिंग फ्रॉम हिम एंड री इंटरप्रेटिंग हिम एंड री इमेजिनिंग हिम, or obviously and take all the love and hate that comes with it. But yeah, I mean, he's an like an almost like a never ending mine of resource. सर मैं वापस थोड़ा रे से शिफ्ट करूंगा. मर्द को दर्द नहीं होता. एक चीज जाना था आपने, वो कमाल का एक चीज फाइट में किया था, FPS चेंजिंग. जो कभी वो जो सपने में जैसे जब अभिमन्यु दासानी सोचता है तो वो स्लो मोशन में हो जाता है, और जो एक्चुअल में जो फाइट होती है वो जल्दी जल्दी होती है. तो वो 24 FPS जाके आपने उसको पूरा ऐसे बदल दिया कि कौन सी रियलिटी है. तो वो बड़ा मजा है. ये सर मतलब जो छोटी छोटी टेक्निकें है जो आप यूज करते हैं, मतलब ये कमाल का लगता है. इसके बारे में अगर थोड़ा बताएं. नहीं, इसमें दिस वाज ये तो स्क्रिप्ट पे ही था कि जब वो सोचेगा तब वो इन एक्सेस ऑफ 250 FPS सोचेगा, व्हिच इज लाइक हाईली एग्जैजरेटेड. And what will happen in reality is 24 FPS. There is only one point in the film where reality and fantasy merge, जहाँ पे reality भी for around 32 seconds 250 FPS पे चलती है. जब वो चारों मिलके सबको मारते हैं, there is a 32 second scene there. तो वही एक जगह है जहाँ पे रियलिटी शोन इन 250 फ्रेम्स. मतलब वो उस हद तक जा चुके हैं कि उसने अपना जो एक फिक्शन उसके मन में पनप रहा है, एक जो ड्रीम पनप रही है ऑफ बीइंग इन दिस ब्रॉल, वो पूरी हो गई. तो रियलिटी भी फैंटेसी होगी उसकी. तो दैट्स दैट ओनली द 32 सेकंड्स वेयर रियलिटी इज एट 250 FPS, इन एक्सेस ऑफ 250 FPS. सर हमने सुना था कि विजय सेतुपति को आप लोगों ने अप्रोच किया था इसमें, इस फिल्म के लिए. या आई अप्रोच नहीं था एक्चुअली. मतलब पिक्चरें बन नहीं रही थी और मैं बहुत सैड था. अनुराग वाज इन चेन्नई. ही सेड कम ओवर, जस्ट जस्ट बी हियर, कुछ लिखना है लिख ले. तो दैट वेज ही इज अमेजिंग, लाइक ही इज ऑलवेज एनकरेजिंग. कुछ नहीं तो मैं चला गया वहाँ पे, उनके साथ बैठा था. तो वो बोल रहे थे यार कल मेरे को विजय सेतुपति आ रहा है मिलने, तुझे कुछ सुनाना है. तो इट वाजंट रियली वी सीक्ड हिम, बट सिंस ही वाज कमिंग, तो तब जो कराटे मणि का और जिमी का रोल डबल रोल नहीं था. तो उस दिन रात भर में सोचा था यार कि अगर विजय सेतुपति को कुछ सुनाना है तो मैं कुछ तो सुनाना पड़ेगा उसे अच्छा. तो वो ओवरनाइट बन गई डबल रोल. एंड दैट्स हाउ कराटे मणि एंड जिमी काइंड ऑफ वर बोर्न, because I had to talk to Vijay Sethupathi and I really wanted to say something interesting. Or so otherwise there was never a double role. It just happened because the next day I had to meet him and say something that. तो सर वो क्यों नहीं हो पाई सर? वो हो क्यों नहीं पाई? यार वो नहीं, वो बस एक नरेशन हुआ था. उसके बाद ऑब्वियसली ही इज एन एक्सट्रीमली बिजी एक्टर. ही डज लाइक 9 फिल्म्स इन अ ईयर. और मेरी भी फिल्म बन नहीं रही थी एंड इट केप्ट ऑन पुशिंग एंड ऑब्वियसली हिज डेट्स वर एवरीवेयर. तो वो कभी बन नहीं पाई. मतलब आई आल्सो डिडंट chase it after that is because I knew he was super busy and even I didn't know when my film was happening, so there was no point in chasing him. And जब कुछ बन नहीं रही है तो क्या मैं उसको क्या बताऊं कब शूट कर रहा हूं मैं. तो after that it didn't go. I couldn't pursue it. सर इसी से मैं आपका एक और सवाल पूछूंगा. सर आपकी जो पहली फिल्म थी वो सर हमने कभी देखी नहीं सर. उसका सिर्फ विकिपीडिया में पढ़ा है उसके बारे में कि कांस में गई थी, और फिर वो फिल्म सर क्यों रिलीज नहीं हुई थी? उसके अगल बगल तो जितनी भी मॉनसून शूट आउट भी उसी साल की थी, तो वो तो सर रिलीज हो गई 2018 में. सर आप तो किसने करनी यार, पता नहीं. मतलब अभी भी मुझे 15 दिन पहले लगा था कि रिलीज हो जाएगी. ये तो हर महीने एक ईमेल आते हैं हाँ अभी हो रही है, पर पता नहीं होती नहीं है. अभी लास्ट टाइम तो लगा था हो जाएगी, कि कुछ अनाउंसमेंट भी हुआ था कि स्लेट ऑफ फिल्म्स में आ रही है. तो पता नहीं यार, पिछले 9-10 अभी कितना, अभी 2001, हाँ अगले साल 10 साल हो जाएंगे. तो 9 साल से तो यही लग रहा है कि अब होगी. तो होती नहीं है, पता नहीं. मतलब
I don't know, man. It's, सर yeah, I hope it does. सर ये फिल्में मतलब बन नहीं रही है या बन के रिलीज नहीं हो रही, इसका मतलब आपकी क्रिएटिविटी पे असर पड़ता है? मतलब ये तो एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज है, तो इसका असर पड़ता Of है? course पड़ता है. Of course पड़ता है. तो उसे सर ओवरकम Yeah, कैसे yeah. I करते mean, हैं? the overcome मतलब वही friends and family only. And you know they or you find some reasons to survive. पता नहीं यार, मतलब every day you can quit films. That's how hard it is over here. And every morning you can wake up saying bus हो गया. But I think there is something that keeps pushing you to keep going on. तो वो उसे ढूंढना पड़ेगा. And sometimes it's friends, mostly it's family, and then it's yourself. Like you know, you keep motivating. और एक बार उम्र ढल गई तो आपको लगता है यार कुछ और आता भी नहीं है, तो आप कंटिन्यू करते हो. पता नहीं, मतलब something or the other keeps reminding you that it is only this and nothing else. और यू आप में अपना मन बहला लेते हो यार. और क्योंकि है ना, ये इतनी मजेदार चीज है ना, जितना भी सफरिंग हो, जी कि छोड़ने का मन नहीं करता कि यही है, तो फिर आप लग जाते हो. और फिर कुछ हो गया तो देन यू नो कड़ी जुड़ती जाती है कि यार चलो इस महीने का रेंट आ गया, अगले महीने का आ गया, चलो ये इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है. समथिंग कीप्स हैपनिंग यार, इवन दो इट डजंट हैपन इन द मेन स्ट्रीम, एज इन यू नो ऐसे लगता है इसने तो 7 साल तक फिल्में नहीं बनाई, बट वो कुछ ना कुछ होता रहता है. किसी और के लिए फिल्म लिख दी, किसी फिल्म के डायलॉग्स लिख दिए, किसी फिल्म का कुछ सेकंड यूनिट शूट कर लिया, कोई एड बना ली. मतलब आप कुछ तो करते रहते हो जुड़ फिल्मों से जुड़ी हुई. तो यू कीप गोइंग ऑन, यू फाइंड योर मोटिवेशन टू कीप गोइंग ऑन. सर, इससे मुझे अनुराग सर की एक बात याद आ गई कि वो कहते, वो उनका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उनकी सारी इंटरव्यू देखी हुई है, तो वो एक बार कह रहे थे कि वो ऐसी फिल्में लिखते थे जो हॉलीवुड की कॉपी होती थी और उनको नाम वगैरह कुछ मिलता नहीं था, बस वो लिख देते थे. तो सर ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब जो आपको बस डीवीडी मिली और नहीं यार, मैं ऐसा नहीं करता. वो आई थिंक ही कैन पुल ऑफ एनीथिंग बिकॉज ही इज एन आउटस्टैंडिंग नरेटर. तो मैं तो नहीं कर पाता वैसा. तो बट ही वन ऑफ अ काइंड है. मतलब वैसा तो कोई कुछ नहीं कर सकता वो जो उन्होंने किया. You know, he entered the industry with an explosion with Satya and Kon, Shul, and at such a young age. You know, he's so young and he's still almost 30 years in the industry. So वैसा तो कोई नहीं. मतलब वो जो करते हैं वो वही करते हैं. वैसा तो कोई नहीं कुछ कर पाता. सर इसी से मैं आपका ये जो आपने कहा कि फिल्में जो इसका सक्सेस होना, तो आपने जब आप लोगों ने तो एक ट्रिलॉजी बनाने की सोची थी बॉम्बे वेलवेट के साथ साथ, एक नानावटी केस के ऊपर थी, एक रमन राघव भी पीरियड बनने वाली थी. एक रामन राव. या. तो जब बॉम्बे वेलवेट तो चली नहीं, वो पिट गई, तो उसके बाद सर जो आप लोगों ने रमन राघव को तो चेंज किया, 2.0 किया. तो जैसे जब आपने एक तरीके से सोच के रखा था वो 60s का बैकड्रॉप वगैरह, उसको चेंज करना वो कितना डिफिकल्ट है? और आपने तो यार राघव को दैट वो फुल उन्होंने ही किया. वो अनुराग ने ही किया खुद. मतलब मेरी जो स्क्रिप्ट थी वो तो 1968 वाली थी. And overnight, Anurag ne aaya. One day he said, you know, this is what I'm wanting to do with the film. So it was completely his idea to, you know, make it contemporary and just go out and finish it. And that's his indomitable spirit, yeah. वो overnight चीजें अपने favor में ले सकते हैं. And when you feel that he's down and out, he'll come up triumph. So it was all him. Raman Raghav 2.0, like my script was, it's very different. It was set in 1968. वो तो एक अलग ही फिल्म थी. वो उसमें तो एक सीरियल किलर को ट्रैक करना था बिना टेक्नोलॉजी का, जो किल कर रहा है बिना मोटिवेशन का. तो वो एक अलग अलग कहानी थी वो. तो उनको ये जो पूरा जो ट्विस्ट है वो उन्होंने ही किया, अनुराग ने ही किया, ऑफ कॉन्टेम्पोराइजिंग इट. और सर वो नानावटी केस के ऊपर भी आपने स्क्रिप्ट लिख दी थी, मतलब वो भी रेडी थी? वो हाँ, वो हम लोग साथ में लिख रहे थे. फिर तनी ने लिखी. तनी वाज द को-राइटर ऑन बॉम्बे वेलवेट. ही हैड रिटन एन अमेजिंगली रिसर्च स्क्रिप्ट ऑन नानावटी. बट अभी तो यार अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो. रहते नानावटी केस पे 3-4 लोग बना रहे थे एक्चुअली. तो पता नहीं वो रह गई यार. वो ना उन्होंने बनाई जो बना रहे थे, ना हमने बनाई. अक्षय कुमार ने बना दी. तो थैंक यू सो मच. अगर आप अपने अपकमिंग काम के बारे में कुछ बता सके, अपकमिंग फिल्म के बारे में, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो. वो तो कुछ नहीं बोल सकता यार. वो जब बड़े लोग अनाउंस करेंगे तब करेंगे. अभी तो बस काम जारी है. आई एम लाइक हैविंग अ ग्रेट टाइम मेकिंग दिस. सर आप श्रीराम सर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं?
मतलब उनकी वो भी नहीं बता सकता यार, मैं कुछ नहीं बता ये सब, मतलब जब एक साथ वो जो अनाउंसमेंट आएगा ना, प्रेस रिलीज एक बार हो जाए ना ऑफिशियल, अच्छा अच्छा। फिर हम ठीक है। कर सकते हैं, इत्मीनान से बात और भी कर सकते हैं यार, तब तक वो प्रेस रिलीज नहीं आता ना ऑफिशियल, कुछ बोल नहीं सकते। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया सर। मतलब मैं तो चाहूँ तो बात कर सकता हूँ, आप मतलब आप बिजी आदमी हैं, आपकी फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम सर। मैं आपको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं कितना अंदर से, मतलब मैं पूरा डायरेक्शन मेरा खो गया, मैं उस मतलब यू नो को नहीं नहीं, नो पाया सही से। ओके। थैंक यू सर।